नहीं रही। तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. खुदा खुदा करके मईशत के हवाले से पाकिस्तान को निस्बतन एक बेहतर खबर मिली है। IMF मुज़ाकरात दोबारा से शुरू करने पर पाकिस्तान के साथ आमादा हो गया है और अब ये IMF के साथ जो मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो रहे हैं, इसका जो खमियाजा है, इसका जो बोझ है, वो ज़ाहिर है आप और मैं पाकिस्तानी अवाम भुगतेंगे। अशराफिया अमीर लोग इस मुल्क में हमेशा से प्रोटेक्टेड हैं और रहेंगे, लेकिन इस IMF के मुज़ाकरात का जो राउंड शुरू हो रहा है, एक बार फिर ये मुज़ाकरात जो तातुल का शिकार हो गए थे, पाकिस्तान के मईशत को बहुत सख्त इस वक्त ज़रूरत है पैसों की, चाहे वो IMF से मिले चाहे दीगर आलमी मालियाती इदारों से मिले, ताकि कम अज़ कम मईशत का इस वक्त जो भट्टा बैठा हुआ है, ख़ास तौर पे हुकूमत के अपने अंदर के लोग कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर के लोग कह रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी तक इस पर बात कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर के लोग जो इख्तलाफी लोग हैं वो खुल के सेमिनार्स कर रहे हैं मईशत की बदहाली के हवाले से। बहरहाल वापस आते हैं पॉइंट की तरफ, मुद्दई की तरफ कि IMF के साथ जो निगोशिएशंस हैं दोबारा से शुरू हो रही हैं, लेकिन एक तो डॉलर का रेट IMF ने 2-3 कंडीशंस रखती हैं कि डॉलर का रेट फ्री फ्लोट किया जाए, मार्केट को डिटर्मिन किया जाए, करने दिया जाए, और अब हुकूमत ने जो डॉलर के कीमत के ऊपर एक कैप लगा रखा था, उस कैप को ख़त्म करने और इसको मार्केट रेट पे फ्री फ्लोट करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। इसके अलावा IMF कह रही है कि जी बिजली पर सब्सिडी आप ख़त्म कर दें, गैस आप मज़ीद महंगी कर दें, तो यानी कि इसका मतलब वाज़ेह तौर पे ये होगा कि जो अवाम है वो भुगतेंगे IMF के साथ मुज़ाकरात का बर्डन, और मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान आने का ख़दशा है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए PDM की हुकूमत के पास, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के पास स्ट्रैटेजी क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास स्ट्रैटेजी क्या है। इलेक्शन ईयर का आगाज़ हो चुका है, पंजाब में इलेक्शन लड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ रहा है, तो नून लीग पीपल्स पार्टी किस तरह से फिर अवाम का सामना करेंगे, जबकि वो IMF के साथ आगे कुआं पीछे खाई कि अगर वो IMF के पास नहीं जाते तो भी मरते हैं, और अगर IMF के पास जाते हैं तो भी सियासी तौर पर उसका खमियाजा भुगतते हैं कि ज़ाहिर अवाम फिर नाला होंगे, अवाम मज़ीद नाराज़ होंगे, महंगाई जो बढ़ेगी। एक तो इस टॉपिक पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मज़ीद 43 इस्तीफ़े हुकूमत ने मंजूर कर लिए हैं, स्पीकर ने मंजूर कर लिए हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास सिर्फ 2 अरकान बचे हैं कौमी असम्बली, जो कि ऑलरेडी लीव एप्लीकेशन दे के जा चुके हैं और मुनहरिफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान हैं। यानी कि PTI की जो स्ट्रैटेजी थी कि जी कौमी असम्बली में वापस आया जाए और केयर टेकर हुकूमत जो मरकज़ में बनने जा रही है उसमें अपना शेयर लिया जाए, ये तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। सो अब PTI के पास अगली स्ट्रैटेजी क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में अपनी मर्ज़ी का एक तरह से वज़ीर आला नहीं लगवा सके, अपोजिशन के साथ मिल के लगवाया है। पंजाब में अपनी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर आला नहीं लगवा सके, मरकज़ में अपनी मर्ज़ी का या अपने इनपुट के साथ केयर टेकर सेटअप नहीं ला सकेंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुसलसल सियासी एतबार से लूज़ कर रही है? विन करने के लिए पोलिटिकली PTI के पास स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस कब होने हैं? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तैयार हैं। कब होंगे ये इलेक्शंस? क्या मार्च अप्रैल में इलेक्शंस हो सकेंगे? ये वो मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से हुकूमत की मरकज़ी जमात है, वहाँ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सरकर्दा मरकज़ी रहनुमा हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है वासिक़ क़य्यूम अब्बासी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मरकज़ी सीनियर और सरकर्दा रहनुमा और स्टेट मिनिस्टर हैं फैसल करीम कुंडी साहब। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगी। IMF का प्लान जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है, निगोशिएशंस दोबारा से शुरू हो रही हैं, प्लान मिलने का, किस्त मिलने का, उधार मिलने का, कर्जा मिलने का, रकम मिलने का एक चांस डेवलप हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर इसकी रिपरकशंस है, इसकी एक कॉस्ट है। आपको बिजली महंगी करनी पड़ेगी, आपको गैस महंगी करनी पड़ेगी, डॉलर का रेट आपको फ्री फ्लोट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो बर्डन अवाम पे आप डालेंगे और फिर अवाम का जो गुस्सा आएगा उसको बर्दाश्त करने की आप लोगों में सकत है, गिवन दैट कि पंजाब के इलेक्शंस बिल्कुल आपके सर पे खड़े हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा। देखें, आपने जो बात की कि क्या हमें सकत है कि नहीं, कि अवाम को गुस्सा बर्दाश्त करें, बुनियादी तौर पे तो उससे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमें इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त किन मसाइल से और किन मसाइब से दो चार हैं। जो इस वक्त पेट्रोल की कीमतें यानी IMF के साथ पहले जो मुज़ाकरात हुए और उसके बाद पहला जो पैकेज आया उसके नतीजे में बढ़ानी पड़ी, और जो बिजली की इस वक्त रेट चल रहे हैं, जो गैस के रेट चल रहे हैं, अशिया खुर्दनोश के जो रेट चल रहे हैं, कभी इम्कान तो ये था कि इमरान खान साहब के 4 साल दौर में जो महंगाई हुई वो भी एक रिकॉर्ड महंगाई थी, लेकिन उसमें बहुत जल्द कमी आएगी। लेकिन मुल्क के जो माशी हालात थे वो उन्होंने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि तेज़ी के साथ उन कीमतों में कमी आती, बल्कि जिस तरह आपने IMF का हवाला दिया, उनके प्रोग्राम को आगे लेके चलने के लिए कुछ कीमतों में इजाफा करना पड़ा, और उससे जो मतलब पेट्रोल वगैरह की, बिजली की कीमतें जब बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर हर चीज़ के ऊपर होता है। ठीक। तो वो तो आपने देखा कि उससे अवाम के मसाइल में किस कदर इजाफा हुआ, वो हमारे मतमा नज़र है। ठीक है। और अभी भी जो डील की जा रही है या जो बातचीत हो रही है जी, उसमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही बात होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन देखें, सियासत होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टी ज़ाहिर है सियासत करती हैं, लेकिन इलेक्शन मतमा नज़र नहीं होता। जो जमातें या जो लीडरशिप मुल्क के लिए, अवाम के लिए सोचती है, हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे, जाफिशानी से कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को बेहतरी लाई जा सके, निज़ाम को बेहतर किया जा सके। जाफिशानी के साथ मुझे इंटरप्ट करने की इजाजत दीजिएगा। जाफिशानी के साथ कोशिश आप लोग पिछले 9-10 महीनों के साथ कर रहे हैं, अवाम की बस हो गई है इस जाफिशानी के साथ। कल जो तमाशा लगा है पावर ब्रेकडाउन का, 10 घंटे, 10, 11, 12 घंटों तक अभी तक पता ही नहीं चल सका गवर्नमेंट को कि पावर ब्रेकडाउन क्या हुआ है। सर, क्या कर रही है? बड़ा अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है, वो बड़ा अफसोसनाक है। और उसमें वज़ीर आज़म साहब भी इंतहाई, आज काबीना की मीटिंग हुई उसमें इंतहाई उसमें गम और गुस्से का इजहार किया। देखिए, जो नालायकी होती है या किसी जगह के ऊपर कोई मिसमैनेजमेंट है, आप उसे बातों से कवर नहीं कर सकते। उसमें बाकायदा तहकीकात हो रही हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि मुल्क को आपने, आप ये कहें कि इस तरह के वाकयात जो है वो एक तमाशा बना देते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं डिफेंड करूँ। आज प्राइम मिनिस्टर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बरहम थे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा कभी इस तरह का वाकया ना हो, जिससे आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों जगह के ऊपर एम्बेरसमेंट होती है। और सिर्फ घर की मामलात नहीं है, पूरा मुल्क चल रहा है, आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपके हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, आपके बहुत बड़े बड़े इदारे, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, और इतने बड़ा तो सिस्टम सेटअप किसी के पास नहीं होता बैकअप, कि बिजली जो है वो सुबह से लेकर रात तक ना आए और आप अपने मामलात को चला सकें। राइट, गॉट योर पॉइंट डॉक्टर आइफल चौधरी साहब। आई हैव टू गो टू फैसल करीम कुंडी साहब। IMF के साथ नेगोशिएशंस शुरू हो चुकी हैं, जो कि कम अज़ कम मईशत के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन बुरी खबर यह है कि आप लोगों ने इलेक्शन में जाना है। खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में तो सीटें लेनी है ना, पंजाब में भी आप लोगों ने सीटें लेनी है, तो IMF के साथ निगोशिएट करके फिर आप लोग ज़ाहिर है गैस, बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, पेट्रोल का रेट बढ़ाएंगे। सो कैसे अवाम के पास जाएंगे आप लोग वोट लेने के लिए? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि IMF के साथ भी बातचीत शुरू है, और जब बातचीत होती है तो डेफिनेटली उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे होती है। बहुत कम ऐसे होते हैं कि आप नेगोशिएशन करते हैं और चीज़ें को कम कर सकते हैं। और इलेक्शन ईयर भी है, बल्कि इलेक्शन में हम कैंपेन में तकरीबन हम हैं, क्योंकि अभी तो 90 दिन के अंदर ये इलेक्शंस 2 सूबों के और ज़िमनी इलेक्शंस जो होने हैं वो तो होने हैं। उसमें भी हैं मुश्किल फ़ैसले हैं, और मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। अब ये नहीं है कि आप कहें कि अगर हम मुश्किल फ़ैसले न लें, हम इलेक्शन में जा रहे हैं और हम नेगोशिएशन ना करें, तो फिर भी आपके पास हल नहीं है उस चीज़ का। आपके पास कोई इसके पास वो नहीं है कि आप IMF के पास ना जाएं और इलेक्शन भी जाएं और चीज़ें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है बोझ उठाने के लिए? जो आप अवाम पे बोझ डालेंगे वो बोझ आप सियासी तौर पे वोट का उठाने के लिए तैयार है? देखिए, हम इस हुकूमत के कोलिशन पार्टनर्स हैं, और इसमें जो है हमने जो है वो डेफिनेटली उनके साथ बोझ भी उठाना है, उनके साथ खुशियाँ भी तकसीम करनी, उसके साथ गम भी तकसीम करना है। ये बात तो नहीं है कि आप कहें कि जी नहीं, ये जो अच्छी चीज़ें हैं और ये हम हमें दे दें, और जो है जो मुश्किल, देखिए हमने ये चीज़ें गुजारी हैं 2008 से लेकर 13 जब हमारी हुकूमत थी, उस वक्त भी बड़े मुश्किल फ़ैसले थे। उस वक्त हम दहशत के खिलाफ जंग भी लड़ रहे थे, मईशत की भी बड़ी बुरी सूरत हाल थी, सब कुछ थी। हमने उस वक्त भी जो है वो बोझ उठाया, और इंशाअल्लाह ताला जो है इस मुल्क को, देखिए लीडरशिप क्वालिटीज़ वो होती हैं, प्रॉपर चीज़ें वो होती हैं जो आप मुल्क को बहरान से निकालें। ठीक, मुल्क को बहरान से निकालना है, ट्रैक पे चढ़ाना है, उसके लिए आपको मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। ये बात नहीं कि आपको लेने नहीं पड़ेंगे।
ठीक, वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब, एक तो कौमी असेंबली में वापसी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्वाब बिल्कुल चिकनाचूर हो गया, तो क्या आप लोगों की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज नाकामी की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही? कि आप लोग नहीं समझते कि जो भी स्ट्रैटेजी आप लोग अपनाते हैं, पंजाब में केयरटेकर चीफ मिनिस्टर आप लोग अपनी मर्जी का नहीं लगा सके, खैबर पख्तूनख्वा में चले अच्छा है लेकिन अपोजिशन की मर्जी का ही है वो केयरटेकर सेटअप वहाँ पे, बट पंजाब में आप लोग अपनी मर्जी का नहीं लगा सके, सूबाई असेंबली डिसॉल्व करने का आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, कौमी असेंबली में बिल्कुल आप लोगों का पत्ता साफ कर दिया, आप लोग करेंगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? जो लाहौर में आज आप लोगों का एहतजाज हुआ है, बिल्कुल चंद लोग निकले हैं, सड़कों में भी लोग आपके साथ नहीं आ रहे, वासिक साहब क्या करेंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेक्स्ट? चंद लोगों को असल में वो आप अगर कैमरा सही तरह फिट करके देखते हैं तो आपको कई हजारों की तादाद में लोग नजर आते हैं। बहरहाल वो आपका अच्छा कैमरा सही नहीं फिट हुआ, ठीक है चले एनीहाउ वो आपका लेंस था, वो आपकी मर्जी। खैर मैं ये कहना चाहता हूं नहीं मेरा लेंस मेरी मर्जी नहीं है वासिक साहब, आपके अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने आप लोग अपने सोशल मीडिया पेजेस पे चले जाएं जो हमारी जो आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात कर रही है जी, देखिए हमारा जो मेन गोल है वो है इलेक्शंस की तरफ जाना, कि मौशी इस्तेकाम के बाद मौशी इस्तेकाम तभी हो सकता है पाकिस्तान में अगर आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हम कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो मैंडेट था इस गवर्नमेंट को एक तो दिया ही जाली तरीके से गया, और जो दिया गया 8 महीने में जनाजा निकला आपकी इकोनॉमी का, वो आवाम के सामने है। अगर हमारी बात गलत थी तो फिर हमें इलेक्शन में अगर हमारी बात गलत थी तो हमें इलेक्शंस में फिर वोट क्यों मिले? हमें 20 में से 15 सीटें क्यों मिली? हमें खान साहब को 9 में से 8 सीटें क्यों मिली? सो ये सारी बातों का बूम बोलता सबूत है कि क्योंकि जमहूरियत है और सारी चीजों ने कंक्लूड होकर वोट की पर्ची पे जाना है, उसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। रही बात इसकी कि ये नेशनल असेंबली में क्या हुआ, देखें एक प्रिंसिपल स्टांस था स्पीकर का, और स्पीकर हैज टू बी अनबायस्ड, लेकिन वो चूंकि वज़ीर आज़म भी बन गए, स्पीकर भी बन गए, मैं इस बात के ऊपर के कॉन्स्टिट्यूशन और कुर्सी उनके लिए मानी नहीं रखती और बॉस का हुक्म सब कुछ मानी रखता है, उसको सामने रखते हुए उन्होंने तो वासिक साहब अब पीटीआई को एहसास तो हो रहा होगा कि कौमी असेंबली से निकलना आप लोगों की गलती थी, अब तो एहसास हो रहा होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अभी भी एहसास हिसाब से अब देखिए स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी वक्त के हिसाब से ली जाती है। हाँ। तब वक्त क्या था? वक्त ये था कि हम ये चाह रहे थे कि हमारे हाउस इंटैक्ट है और हम अपने हाउसेस जो है दोनों पंजाब के जो पाकिस्तान का 50% है और केपीके के हम इनको डिसॉल्व करें। हमें प्रॉब्लम आई उसमें सबसे ज्यादा पंजाब में, तब तक हमने इस्तीफे दिए हुए थे नेशनल असेंबली में और हम इनको भी डिसॉल्व करना चाह रहे थे, और फिर फॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारे पास दोबारा गवर्नमेंट आ गई और हमने उसको जब डिसॉल्व करना चाहा तो उनको लिंगर कर दिया गया। बट फाइनली जब हमने वो डिसॉल्व कर दिया तो अब मास किधर का खुलेगा? फेडरल का, और फेडरल का मास ये खुलेगा कि वहां पर केयर टेकर सेटअप आना, बिकॉज लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट के पास। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम खुद बैठेंगे और अपोजिशन में अपना ही एक नमूना भाई बैठा देंगे, और वही हुआ कि उन्होंने चाहा कि अगर पीटीआई आ गई तो वो हमारे से निगोशिएट करेगी। सो फाइनली उन्होंने करना यही था, लेकिन हमें बड़ा नुकसान इसलिए नहीं है, इवेंचुअली इलेक्शन की तरफ जाना है। अप्रैल में जाए, मई में जाए, वो लेकिन वासिक साहब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में तो कोई से नहीं होगी ना, वहां पर तो आप लोगों से कोई मुशावरत नहीं की जाएगी केयरटेकर सेटअप के लिए। इसका मतलब है कि जो भी केयरटेकर सेटअप आएगा उस पर आप एतराज करेंगे या आप धांधली का एक बयानिया बनाएंगे मरकज में? नहीं, जो भी धांधली का बयानिया, अगर मैं अगेन आपसे ये कहता हूँ, ये सारी बातें जो एंड पे सारी बातें किस पे कंक्लूड होती है गरीदा? सारी बातें कंक्लूड होती है वोट की पर्ची। वोटर की पर्ची क्या कहती है? पर्ची आपके हक में निकल रही है। इसका मतलब है कि हम जब कहते हैं कि धांधली करते हैं तो लोग हमें मानते हैं, हम जब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है लोग मानते हैं, हम ये कहते हैं नलायकों का टोला है, ये सब ईमान है पाकिस्तान को बेचने के लिए आए, हम लोग मानते हैं। लोग हमारी बात मान रहे हैं, आप माने या ना माने। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इशू है ये अपना बंदा लगाए ना लगाए, यकीनन हम इसका कानूनी रास्ता तो निकालेंगे जो पंजाब में फैसला किया गया। और उसके लिए नहीं, लेकिन कानूनी रास्ते के लिए 3-4 दिन तो हो गए हैं ना, अभी तक आप लोग अदालत गए ही नहीं है। आप लोगों की क्या डिले किस चीज का है? कुछ भी नहीं है, फाइनल डिस्कशन होनी है अभी कल या परसों, मोस्ट प्रॉब्ली कल होनी है कल, क्योंकि एहतजाज भी है हमारे, और हम यकीनन इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल जा रहे हैं। जिनमें मीडिया के मुताबिक लोग नहीं आ रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी मीडिया अपनी मर्जी के लेंस लगा रहा है और आप लोगों के लेंस के मुताबिक लोग निकले हजारों की तादाद में। 8 बजे का लाइव प्रोग्राम करने वाली गरीदा का लेंस ये कह रहा है कि वो लोग नहीं आ रहे। सर मेरा सिर्फ लेंस नहीं कह रहा, मैं आपको रिपोर्टर्स की रिपोर्ट दिखा सकती हूँ, आपके अपने पीटीआई के सोशल मीडिया पेजेस, ट्विटर, फेसबुक, सर जहां पर आप चले जाएं आपके लोग आज नहीं निकले। सर मैं कहूंगा कि आप बस एक मेरे पे एहसान कर दें कि आपने पीटीआई के जो सोशल मीडिया है ना, उसका जो अपना ऑफिशियल पेज है उस पे जो
पिक्चर्स और वीडियोस शेयर हुई हैं वो भिजवा देते हैं आपको सर, आपको भिजवा देते हैं। वैसे आप अपने फॉलो नहीं करते हैं सोशल मीडिया के पेजेस अपनी ही पार्टी के, ये बड़ी बात है, लेकिन आपको भिजवा देते हैं सर। चलें एक और फतवा आपने अपनी मर्जी का दे। नहीं सर, नॉट एट ऑल सर, मैं आपकी लिबर्टी ले रही हूँ जरा, एक बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट बात कर रही हूँ, माजरत इसके लिए, इसको बिल्कुल दिल पे ना लीजिएगा। वासिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं आप चले। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ठीक है राइट। कुंडी साहब घबराए हुए हैं नून लीग पीपल्स पार्टी वाले घबराए हुए हैं कि आप लोगों ने इतनी तेजी में, आपका स्पीकर है, आपकी पार्टी का स्पीकर है, आज फिर आप लोगों ने 43 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। घबराने क्या बात है इसमें? जितनी तेजी के साथ आप लोग इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया, देखें हम तो घबराते उस वक्त जो हम कहते हैं इलेक्शन से हम भागे, अब तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है। भागने तो घबरा तो वो है कि इलेक्शन किससे भागे। पीटीआई ने जैसे ही कौमी असेंबली में वापसी का ऐलान किया, आपकी पार्टी के स्पीकर ने धड़ इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए। देखिए पहली बात घबराहट नहीं है, घबराहट नहीं, पहली बात तो ये है कि बच्चों का खेल नहीं है, ये आइन और कानून ये ऐसे नहीं है कि जब इनकी मर्जी आए ये कहें कि हमने मार्केट जाना या नहीं जाना। पिछली दफ़ा जब डी चौक में इनका धरना था, इनको एक सेफ पैसेज मिला, एक तरीक़ाकार बना, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया। आपको याद होगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे और इन्होंने इनको लाए। इनका ये ख्याल राइट है ना, वो इस्तीफा दे, वो वापस ले ले, एमएनए का राइट है ना। इनका ये ख्याल था कि इनका ये ख्याल था कि अब तो हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं हो, जब मंजूर हो गए इनको ये तो गलत हो, ये काम हो गया, क्यों मंजूर हो गए? क्योंकि देखें इन्होंने अब कराची में और हैदराबाद में जब इनका अपना हशर देखा तो इन्होंने कहा बाकी भी ऐसा होगा। लिहाजा देखें पंजाब में क्या है, पंजाब में ज़िमनी भी जीते, 17 जुलाई भी जीते हैं, 10 अक्टूबर भी जीते हैं। देखिए मैं वासिफ साहब की बातें मैंने सुनी है, जीते हैं ना तो अभी इलेक्शन आने वाला है। कराची और सिंध में ट्रेलर चले, फिल्म चलने वाली है, देखिए फिल्म चलने वाली है पंजाब और केपी में। कल एमएनए ने धरना दिया, उन्होंने कहा जी हमने इस्तीफे वापस लेने हैं, हमने इस्तीफे नहीं देने। एमएनए कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे नहीं देने, और आज स्पीकर साहब आपके प्रोग्रामों में याद है कि हमने कहा कि हमारे साथ बैकडोर राब्ते हैं लोगों के, इस्तीफे नहीं देना चाहते। वासिक साहब कुछ कह रहे हैं आप इस बात पे, एक जुमला जी वासिक साहब। मैं कुंडी साहब को बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना चाहता, आपके तवस्सुल से एक सवाल पूछूंगा। कुंडी साहब क्या समझते हैं कि वो काउंसलर के इलेक्शन को वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन के साथ कंपेयर के? नहीं, वज़ीर-ए-आज़म का काउंसलर के अगर के काउंसलर्स का इलेक्शन जीत के इवेंचुअली वो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन हम जीतेंगे। नहीं वासिक साहब, अगर आप भी फील्ड पॉलिटिक्स करते हो, मैं समझता हूं काउंसलर का इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन से बहुत मुश्किल है। काउंसलर का जो वोट मांगना होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल होता है। नाजिम का वोट मांगना मुश्किल होता है बनिस्बत एमपी एमएनए का, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी चलेगा। कुंडी साहब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को जलसा भी नहीं करने का मौका मिलने वाला। अगर उसकी मिसाल देखनी है ना, मिसाल देखनी है तो उसकी छोटी सी मिसाल ये देख लीजिएगा कि पंजाब में जब 20 सीटों पे इलेक्शन हुए, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, पीटीआई ने 20 के 20 जलसे किए और मुस्लिम लीग नवाज जो है, बल्कि पीडीएम चूंकि उनका घोड़ा इधर मुस्लिम लीग नवाज था और सारों ने मिलकर उनको सपोर्ट किया, 7 से 8 जलसे नहीं कर सके। तो आप मुझे बताएं ना कि अवाम में अभी आ रहे हैं वापस, मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं वापस। नवाज शरीफ साहब ने नया टास्क दे दिया है आप लोगों को, टफ टाइम देने वाले। मेरा गालिबन पहला प्रोग्राम है, मुझे अगर इजाजत हो जवाब देने की तो मैं दे दूं। जी कुंडी साहब, देखिए इन्होंने बात की, बिल्कुल इनकी बात जायज़ है। मैं तो यही कह रहा हूँ, वासिक साहब के बल्दियात का इलेक्शन मुश्किल है बनिस्बत जो है एमपी एमएनए का मुश्किल, जो इलेक्शन नाजिम का मुश्किल है, सबसे मुश्किल काउंसलर का है। अगर इतने आसान थे, आप इतने तगड़े थे, आप इतने अच्छे थे, आप इतने पॉपुलर थे, तो पंजाब में क्यों भाग गए बल्दियाती इलेक्शन से? आपने तो मैं जवाब दे दूं ना वासिक साहब, एक मिनट कह रहे हैं ना वासिक साहब, एक मिनट आपकी बात असली सुनिए, आप मेरा जवाब सुन ले, ठीक है गलत है फिर अपनी बारी पे आप बात कर लें, जो भी आप अपने पॉइंट्स नोट कर लें। दूसरी बात यह है कि इन्होंने वहाँ पर जो है मुंतखब बल्दियाती इदारों को तोड़ा, उसके बाद आज तक इनके वो जो तगड़े वज़ीर आला थे जो कि वसीम अकरम प्लस थे और ट्रिपल+ भी आ गए थे और ये सारे थे, क्यों भागे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से? अगर ये इतने पॉपुलर थे और काउंसलर का इलेक्शन इतना आसान था तो ये क्यों भाग रहे थे? तो हम तो यही बात कर रहे थे कि ये चीज़ें अब देखिए, अब मैदान चला गया। अब आपके बैसाखियों वाले, आपको लाने वाले, आपको कंधों पे बिठाने वाले, आपको गोद में बिठाने वाले वो चले गए, जिनका आप रोना हर वक्त इमरान खान साहब रो रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कमजोर हैं आपके मुताबिक इमरान खान, तो अर्ली इलेक्शंस में चले जाए ना। देखिए आपके मुताबिक आवाम नहीं है ना उनके साथ, तो आवाम वोट नहीं देंगे, फिर आप लोग क्यों घबरा रहे हैं अर्ली इलेक्शन में जाने से? आइन आपके कहने पे, मेरे कहने पे या इमरान खान अर्ली इलेक्शंस की आइन में गुंजाइश है, हम नहीं कराते बस सर, ये तो फिर नहीं कराते
कर लेंगे, अब टाइम पे कराएंगे। डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारी मर्जी, नहीं, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, आई किताब में नहीं लिखा कि डिक्टेटरशिप है। हम कहते हैं टाइम जब पूरा होगा पार्लियामेंट का, हम इलेक्शन कराएंगे। एक मिनट वासिक साहब, पहली बात तो ये देखिए, एक मिनट प्लीज। पहली बात तो ये है, जो कौमी असम्बली का जो इलेक्शन सेंट का है, आपको याद होगा कि 2018 का इलेक्शन प्रोविजनल सेंसस पे हुआ था। सेंसस फरवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहे हैं, एंड ऑफ मार्च सेंसस खत्म होंगे, फिर डिलिमिटेशन होगी। उसके बाद 2018 के इलेक्शन के बाद प्रोविजनल जब हुआ था, आपको याद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी कि हमने 9-10 लेटर लिखे हैं। अभी ईसीपी कह रहा है कि हम तैयार हैं। आई हैव टू गो टू डॉक्टर तारिक साहब। हाँ, ईसीपी तैयार है जिम्नी इलेक्शन कराने के लिए, उसने तो कहा है, वो तो ईसीपी का काम है। वो सुबह करवाने के लिए भी तैयार है, सुबह के लिए भी तैयार है, इसका मतलब है कि आम इंतखाबात के लिए भी तैयार है, करा लेंगे। सो कौमी असेंबली की 40%। इनका फरमाइशी प्रोग्राम पहले चला लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा प्रोग्राम चला लेंगे। तारिक फजल चौधरी साहब, वासिक साहब आपकी तरफ आऊंगे, लेकिन तारिक साहब का टाइम इस वक्त मौजूद है। तारिक साहब, किस तरह आप लोग पंजाब में कैंपेन करेंगे? नवाज शरीफ साहब की वापसी का अभी तक कुछ पता नहीं है। मरियम नवाज साहिबा वापस आ रही हैं, लेकिन वो अकेली वापस आके क्या कर लेंगी? क्या मुस्लिम लीग नून तगड़ी हो सकती है सिर्फ मरियम नवाज के बलबूते पे? देखिए, मुस्लिम लीग नवाज जो है, वो जो आपने कहा तगड़ी हो सकती है, वो माशाल्लाह पहले से तगड़ी है। मुल्क भी एक मकबूल तरीन सियासी जमात है। इससे पहले मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस रहे हैं, और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, इसकी लीडरशिप ने डिलीवर की है। अभी अगर आप सिर्फ माजी करीब की मिसाल लें तो 4 साल जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसमें देखें पाकिस्तान में कितनी तरक्की हुई, कितने डेवलपमेंट के मंसूबे लगे, पाकिस्तान कितना आगे गया। और उसका कंपैरिजन जो है वो 2013 के बाद 18 के बीच में जो 4 साल मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था, उसमें देख लें। सर, तारिक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन लोग आपको वोट देंगे, खुशहाली आई। तारिक साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन लोग आपको इस वक्त जो वोट देंगे ना अगले आम इंतखाबात में या इस वक्त सूबाई इंतखाबात में, सर वो आपको 10 अप्रैल 2022 के बाद की ग्राउंड रियलिटी पे वोट देंगे, उसके बाद की परफॉर्मेंस पे देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। उसके लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अकेली नहीं है, वो भी कैंपेन करेंगी इंशाल्लाह। जैसे ही वो भी आती हैं 28 को, आप देखेंगे कि वो एक भरपूर पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो शुरू करेंगी। पार्टी की तंजीमें नो कर रही हैं। पार्टी के सदर जो हैं शहबाज साहब, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट के मामलात भी देख रहे हैं, पार्टी की भी इंशाल्लाह ताला मामलात देखेंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब भी बहुत जल्द पाकिस्तान होंगे इंशाल्लाह। सर, ये बहुत जल्द तो पिछले कम से कम 2.5-3 साल तो कम से कम हो गए हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी को। अभी क्या चीज़ रुकावट है? नंबर 1, नंबर 2, क्या मरियम नवाज वापस आएंगी तो क्या उनको पार्टी का सदर बनाया जा सकता है? कोई ऐसी सोच है, कोई ऐसा प्लान है? देखिए, फैसला तो क़यादत का है, लेकिन मैं समझता हूँ जो जिम्मेदारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दी गई है, खास तौर पे पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन की एज चीफ ऑर्गेनाइजर, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर पार्टी को पूरे मुल्क में, चारों सूबों में, इस्लामाबाद में जिस वलवले के साथ वो आ रही हैं और जो उनके प्लान्स हैं, इंशाल्लाह ताला जब पार्टी रीऑर्गेनाइज होगी तो आप देखेंगे कि वो एक बहुत ग्रास रूट लेवल तक आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है वो मुतहरिक नजर आएगा इंशाल्लाह। राइट, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वासिक साहब कुछ कहना चाहते हैं। वासिक कयूम साहब आपका जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। लेट्स गो टू द ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी वासिक कयूम साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? जो ज़ेरे बहस मौजू था उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो ये गवर्नमेंट आई थी जिनसे आप पूछ रहे थे कि आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते, और उसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि वो आए इसलिए नहीं थे कि अवाम को कोई मसला है या किसी को हल करना है, बिकॉज उनके जहन में ये था कि हम लोग आएंगे या तो हमने अपनी पार्टी बचानी है, उसकी पॉलिटिक्स बचानी है, या हमने अपने केसेस को माफ कराना है, बिकॉज वो बड़ी मेहनत से पैसा कमा के मुल्क में लॉन्चों के जरिए बाहर भेजा गया था, वो एक कोई आसान काम नहीं था। सो अब कहने का मतलब ये कि अगर हमारी बात झूठ होती तो ये आते ही 1100 अरब के केसेस ना माफ कराते, नैब पे ना हाथ डालते, और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो पाकिस्तान का एक सबसे अहम इशू है जिसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी था, बिकॉज आप 80 मिलियन लोगों को अभी तक ये बात इंश्योर नहीं करा सके कि हम लोग मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं, जो कि जमहूरियत का असल आईना जो जमहूरियत का वो वहीं से बनता है। लेकिन सर ईवीएम, सॉरी टू कट यू इन, ईवीएम के बिल का प्रॉब्लम ये था कि एक सोच आपकी है, एक सोच नून लीग की, एक सोच पीपल्स पार्टी की, एक सोच बाकी दीगर जमातों की। आप लोगों ने बाकी सारी जमातों को ऑन बोर्ड लिया बगैर बिल्कुल एक बुलडोज करके आप लोगों ने वन साइडेडली बिल्कुल आपने अपने तौर पर वो बिल मंजूर करवा लिए थे, बाकी सियासी जमातें उस पर ऑन बोर्ड नहीं थी। देखिए, सियासी जमातों को बिलखुसूस अपोजिशन जो लीडर है उस टाइम उन लोगों को प्रॉपरली इनवाइट किया गया, जिसकी तस्दीक बाद में
उन्होंने की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी की कि प्रॉपरली उनको डायलॉग के लिए बुलाया गया सो दैट वो अपना इनपुट दे, और अगर उनसे इनपुट नहीं लिया जाता तो वो कोई अपना रिकॉर्डेड स्पीचेस या एजिटेशन बता देते, जैसे आज हम कर रहे हैं। वो बता देते असेंबली के अंदर कि उन्होंने इसके ऊपर किया, कुछ भी तो नहीं किया सिवाय इसके कि ईवीएम नहीं मानते, ओवरसीज को मौका नहीं देते। आपकी रेमिटेंसेस डिपेंड उस पर करती है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो मैं अपना एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, मुझे उसकी तरफ आने दीजिएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये इस बात को ज्यादा फोकस कर रहे थे कि जमात बचे ना बचे, पॉलिटिक्स बचे या ना बचे, हमें हमारे पैसों समेत बचाया जाए। अगर हमें गवर्नमेंट ना मिली तो इमरान खान हमें हर हालत में एक्सपोज बुरे तरीके से कर चुका है, वो कर देगा। इस पॉइंट के ऊपर ये लाए गए और आते ही इन्होंने 1100 अरब माफ कराए। उसके बाद इनकी अपनी पार्टी में दरार पड़ी और पार्टी में एक यकीनन पूरी सोच थी कि जिन्होंने कहा इमीडिएट इलेक्शन करवाए, मगर चूंकि आधे भाइयों के दुम पे पाँव आया था पैसों की वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए और वो लिंगर करते करते अब ऐसी जगह पहुंच गए कि ना अब हड्डी उगली जा रही है ना निकली जा रही है। आगे समुंदर है, पीछे कुआं है, जो बात पहले की गई। अगर कुआं नहीं है तो मुझे बता देना कि ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, क्या इनकी लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट की? और IMF से आप निगोशिएट करने जाएंगे, क्या बताने जाएंगे कि हम 26 किलोमीटर के ऊपर गवर्नमेंट बना के बैठे हैं, जबकि हमारे दाएं बाएं और टूल वार्स में एक ऐसी जमात मौजूद है जो कि ओपोजिशन में, उनको हमने निकालने की कोशिश की और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोटर उनके और मौजूद है, उनकी गवर्नमेंट रही है। तो आप कैसे कहेंगे कि हम दो बड़े सूबों में इलेक्शन करवा रहे हैं लेकिन हमारे साथ हम निगोशिएशन कर लें? मेरे नजदीक ये सारी बातें वैलिड पॉइंट। तो मुझे बताएं ना ये कैसे करेंगे? मैं ये पॉइंट में मुझसे डिस्कस करें। इसका जवाब लेते हैं। तारिक साहब देना चाह रहे हैं जवाब? जी तारिक साहब। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वासिफ साहब ने ये फरमाया कि गवर्नमेंट इन्होंने इसलिए बनाई कि इन पे करप्शन के चार्जेस थे और वो केसेस माफ़ कराना चाहते थे। मेरे भाई 4 साल आपकी गवर्नमेंट ने, PTI की हुकूमत ने, इमरान खान साहब की मुकम्मल सरपरस्ती में टिल लगा लिया। टिल का मतलब समझते हैं ना आप? वो आपने लगा लिया। आपने एहतसाब की पूरी एक वजारत कायम रखी। आपने बैनुल-अक़वामी इदारों को मन माने उनको आपने पैसे दिए। पाकिस्तान के मरवजा कवानीन को फॉलो ना करते हुए मन मानी कंपनीज आपने हायर की कि किसी तरह कुछ शरीफ खानदान के खिलाफ साबित हो जाए। 4 साल में तो आपको साबित नहीं कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर करप्शन थी तो फिर आप बहुत नालायक, नाअहल और निकम्मे लोग थे। लेकिन असल बात यह है कि आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसलिए केस साबित नहीं हो सके कि ये सब झूठ था। वो इमरान खान, तारिक साहब, इमरान खान कहते हैं ना कि नैब किसी और के ज़ेरे असर था, कोई और आपको मुसलसल NRO दिए जा रहा था, कोई और केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाने दे रहा था। नहीं, वो आपने मुहावरा एक सुना होगा कि वो पता नहीं कौन सी बिल्ली, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सारे वो बयानात हैं। बुनियादी तौर पे जो नैब के तमाम केसेस थे, जिस तरह नैब के चेयरमैन उनके दौर में ब्लैकमेल किया जाता रहा, वो बात सबसे ढकी छुपी है। एक दिन एक मिनिस्टर ऐलान करता था कल जो है वो फलाना को हम देख लेंगे, अगले दिन वो नैब उसको पकड़ के अंदर कर देता था। ये बातें कोई ढकी छुपी हुई तो है। आज और फिर तारिक साहब आज क्या हो रहा है? लोगों के फैसले इनके दौर में हो गए। एक मिनट जरा मैं मुकम्मल कर लूँ, बस अभी मैं खत्म करने लगा उस इशू को। और जिनके खिलाफ ये झूठे मुकदमात नहीं बना सके, राना सनाउल्लाह की मिसाल, उन पे आपने हीरोइन के मुकदमे बना लिए। ये तो था आपका नाम नेहाद एहतसाब। नहीं तारिक साहब, नैब से जुड़ा हुआ सवाल है, नैब से जुड़ा हुआ सवाल है कि आप सबने अपने केसेस खत्म करवा लिए। शाहिद खाकान अब्बास साहब के साथ क्या हो रहा है? अब तो हुकूमत आपकी है, अब नैब में क्या हो रहा है? अभी भी उनको नैब से शिकवा है? नहीं, देखें, शाहिद भाई का जो केस है, शाहिद भाई ने तो पहले दिन ये बात की थी कि मैं वो वकील नहीं करूंगा, और मुझे लगता है कि आज भी वो वकील के बगैर ही पेश हो रहे हैं। ही इज सो क्लियर अबाउट हिज केस। उन्हें किसी तरह का कोई डर खतरा नहीं है। और अदालत में जब उनकी नैब की पेशियों में मैं उनके साथ पेश होता रहा हूँ तो उन्होंने जज साहब को ये कहा जी कि तमाम तर जो ये मेरे केस में जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अगर ये साबित होते हैं तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं नहीं कहूँगा मेरी वजारत थी, मेरा सेक्रेटरी था, LNG उन्होंने की, फलाने की। उन्होंने कहा मैंने किया, आए साबित करें कहाँ गलत हुआ है। तो ये वो बड़ा एक, लेकिन अभी आपकी हुकूमत में भी, क्या आपकी हुकूमत में भी अभी शाहिद खाकान अब्बासी को निशाना बनाया जा रहा है किसी तरह से नैब के इस LNG के इस केस के जरिए? क्योंकि शाहिद खाकान साहब कुछ बोल रहे हैं, कुछ बात वोकल हो रहे हैं। देयर इज ऑलवेज अ लीगल प्रोसेस। आपको पता है कि अदालतों का एक प्रोसेस होता है, और अगर उनके केस की कोई तवालत है तो उसकी टेक्निकल वजूहात मुझे नहीं पता। लेकिन वो जाहिर है हमारे सीनियर तरीन लीडर है और पार्टी का एसेट है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो है मेरे भाई वासिफ ने ये की कि जनाब आप अपनी पार्टी को बचाने के लिए आप इक़्तिदार में आए थे और आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन वो मूव जो है वो लेके आए।
मेरे भाई हमने तो अपनी पार्टी की सियासत खराब की, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, पीटीआई की तो खत्म हो गई थी सियासत, बस माल बचाने के लिए आए थे। मैं दोबारा माल बचाने, पार्टी नहीं, पार्टी की फिक्र होती है। उसका तो जवाब दे दिया ना, उसका माल तो मैंने आपको जवाब दे दिया। दूसरी बात जो है ना, हमने तो अपनी सियासत जो है वो दाव पे लगा के आए। और तीसरी बात जो आपने की कि 27 किलोमीटर वाली गवर्नमेंट की आपने बात की, तो 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट ने आपकी दोनों असम्बलियों की हुकूमतें ख़त्म की। 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट आगे जो करती है वो आप देखें कि क्या सियासत पाकिस्तान में होती है। ये बात आप माने कि इमरान खान के साथ हाथ हो गया है, ये बात आप माने कि किसी ने आपको गलत मशवरे दिए हैं और वो कोई आपका खैर खा नहीं है। आपने अपनी दोनों गवर्नमेंट्स को, जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट पंजाब की थी केपी की, अपने हाथों से आपने उसे ज़बह किया है और आज आप असम्बलियों की तरफ वापस भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हफ्ते 10 दिन बाद, महीने बाद आपको एहसास होगा कि आपने ये दोनों अपनी हुकूमतें खत्म करके फिर भी आपने गलती की है। आपने मेरी मिसाल है कि बहुत मजे की, शहर में बिल्ली कोई चूहे फिर रहे, रिपोर्टर ने पूछा क्यों, फिर उसने कहा पुलिस वाले हम पे शक कर रहे हैं। ओ भाई, कौन सी गवर्नमेंट आपने खत्म कर दी, क्या हुआ? हमने डिसॉल्व किया तारिक भाई, इसलिए किया कि पाकिस्तान मुतमिल नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा है कि आपके साथ हाथ हो गया है, हाथ हो गया आपके साथ, आपको पता नहीं है। आपके हाथ में, ये मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, आपके हक की कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा टूल था एक आपके पास, पंजाब गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट। अभी मामला आपके हाथ से निकल गए हैं, ताने आप हमें दे रहे हैं। दिस इज अ पॉलिटिकल आर्गुमेंट, कीप असाइड पार्टीज। आप ये समझे चलो ठीक है वासिक साहब, ये एक पुरानी रीत है। जो पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा बैठेगा वो कहेगा जी मैं तो बिल्कुल धुलावा हूँ, मेरे से पहले वाला बड़ा खराब था, उसका बर्डन मैं उठा रहा हूँ, आप मुझ पे डालें मैं आप पे डालूं, बहस खत्म। मैं ये कहता हूँ इन दोनों नैरेटिव्स के साथ ना, आपने कहा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ठीक नहीं थी, हमने कहा कि आप लोग खराब है और आप लोग एक गलत तरीके से आए और आप लोगों का इम्पोर्टेड हुकूमत, जो हमारा स्लोगन था हमने दिया और हम मार्केट में गए, हम पब्लिक में गए। एंड ऑफ द टाइम ये डेमोक्रेसी है, ये कमरे में बैठ के नहीं, ये अवाम की वोटों से डिसीजन होगा। सिर्फ मुझे दोनों जो फाजिल मेंबरान बैठे हैं, आप लोग सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सिर्फ ये बता दें कि ये नैरेटिव के इसके साए तले जो इलेक्शन हुआ उसमें आप लोगों का क्या हाल हुआ, बस ये बता दें मुझे। अच्छा, इस सवाल का जवाब कुंडी साहब से लेंगे एक ब्रेक के बाद, आपकी इजाजत से। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, फैसल करीम कुंडी साहब से जवाब देते हैं सवाल का। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है डॉक्टर तारिक चौधरी साहब, वासिक कयूम अब्बासी साहब और फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, 2-3 सवाल एक तो जनरेट हो गए। एक तो वासिक साहब ने कहा, जो कि वैलिड पॉइंट लगता है, कि IMF के साथ आप मुज़ाकरात में जा रहे हैं 27 किलोमीटर की हुकूमत के मैंडेट के साथ या उसकी आप लीगैलिटी के साथ, और किस तरह आप मुज़ाकरात में जाएंगे जब आपके आसपास 2 बड़े सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप क्या मैंडेट लेके IMF के पास जाएंगे? दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की सूरत हाल, टाइम पे हो सकेंगे इलेक्शंस? देखिए, थोड़ी सी मैं वासिफ साहब की चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए भी। देखिए, जब हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया था इनके खिलाफ, और यही हमने कहा था कि या आप जो है आप सेलेक्ट होकर आए हैं, आप लोगों के कंधों पे हैं, आपको इंस्टॉल किया गया है, आप या इलेक्शन कराएं या अदम एतमाद का सामना करें। ठीक है, 10 दिन का लॉन्ग मार्च था और इन्होंने कहा नहीं, ये हुकूमत और ये पार्लियामेंट तो 5 साल के लिए इमरान खान साहब, हम क्यों दें, किसी के कहने पर क्यों इस्तीफे दें, किसी कहने पर हम क्यों इलेक्शन कराएं। ठीक है, जब इस्लामाबाद पहुंचे हमने दमादी तहरीक जमा कराई। दमादी तहरीक जब जमा हो गई तो इन्होंने एक बयान शुरू कर दिया जी कि जी अमेरिकन साजिश है, उसके बाद फिर पता नहीं चीजें और पता नहीं कब तक क्यों। मैं बात वासिफ साहब, मैं बात वासिफ साहब, कुंडी साहब बात कर ले, आपके पास बाद में आऊंगी। कुंडी साहब जवाब मुकम्मल कर ले। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर इंटरप्शन साहब ने सिर्फ याद कराने के लिए पूछो, मुझे से बता दें लॉन्ग मार्च क्यों किया था, बाकी आप बात करें। बताता हूँ, आप सवाल कर लें, थोड़ा सबर, मेरा जवाब आने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ हमने क्यों किया था। हमने क्यों किया था कि हम आपको जो सेलेक्ट होकर आए थे, आप इंस्टॉल होकर आए थे, आप लोगों की बैसाखियों पे आए थे, आप लोगों के कंधों पे आए थे, इसलिए उसके खिलाफ किया। अच्छा, मैं बात कंप्लीट करूँ वासिफ साहब, ऐसे प्रोग्राम नहीं होते ना, देखें ऐसे प्रोग्राम थे, आपकी बात हमें तसल्ली से सुनिए। आप प्रॉब्लम आपकी पार्टी में है कि आप में बर्दाश्त नहीं, आप बात सुन नहीं सकते, बर्दाश्त का मादा करके, और ये आपको हालात सिखा देंगे, फिक्र न करें आप। अभी यहाँ हम भी आपकी तरह जब आए थे तो बड़े गर्म जोश थे, फिर हमें हालात ने हमें ठंडा कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है हम ये कह रहे थे कि आपने 4 साल ये नहीं बताया, कौम को नहीं बताया, जब ईवीएम की बात करें आपने कौम को 4 साल नहीं बताया कि वो आरटीएस किसने बंद किया था, क्यों बंद किया था आपको लाने के लिए। अगर वो 4 साल आरटीएस का पता चल जाता कि इलेक्शन कमीशन में आरटीएस क्यों बंद किया गया था, क्यों खराब गया था, क्यों आपको लाया गया था, उसमें क्यों वायरस डाला गया था, तो कौम को बता देते, तो फिर हम ईवीएम की तरफ जाते। ईवीएम पे पहले भी जो तजर्बात हुए थे वो उस पर उन्होंने उसको रिजेक्ट किया हुआ था, इनके दौर में पहले तजर्बात हुए थे,
उस पर जो है अब बात करते हैं। प्रॉब्लम ये अब बात करते हैं कि ये कहते हैं छेड़ दी है, पीटीआई ने एक बिल्कुल अपने तौर पे ईवीएम का बिल इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसको मंजूर करवा लिया। आप लोगों ने अपने तौर पे अपनी मर्जी से उसको हमने तो देखे हमने तो ना उनका तरीका दुरुस्त था ना आपका तरीका। हम तो इसलिए कह रहे थे कि जब आरटीएस का नहीं पता चला कि आप इनको किस तरीके से कौन से वायरस ला के था ना सर फोरम्स पे। ठीक है, फोरम पे क्या 4 साल की हुकूमत ही बता देते ना कि हम सेलेक्ट करनी है, हम इंस्टॉल करनी है, हम सही आए हैं। ये आरटीएस इसलिए बैठ गया था, ये वायरस डाली गई थी हमें लाने के लिए जो भी था। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, देखें हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, हमने इनको बार बार कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आए ताकि जो भी इलेक्शन हो कल इनको आवाम वोट दे दे, बिल्कुल, ताकि कम से कम फिर हम ये ना कहें कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है या हमें वोट दे, कम से कम ये ना कहें। लेकिन अब मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि ये बयानी आपका 27 किलोमीटर वाला खत्म हो गया। अब आपने हमें एक्सटेंशन बकौल आपने हमें एक्सटेंशन पंजाब तक दे दी। आप जो पंजाब के सीएम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जो है बायस्ड है, वो हम उसको ऑन करते हैं। मैं आज इस फोरम पे बैठकर उसको ऑन करता हूं कि वो मेरा भी दोस्त है, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लोगों के साथ ताल्लुकात होना कोई बुरी बात है क्या? ये जो जितने भी हैं लोग हैं कि ताल्लुकात लोगों के साथ नहीं होते हैं। हम तो डिसोन नहीं करते, हम तो पीटीआई वाले नहीं है कि फौरन क्या हम हमारा वास्ते नहीं है फलां बंदे के साथ। हमने उसको ऑन किया, हमारे साथी माजी में हमारे दोस्त रहे, आज भी हमारे दोस्त हैं, आगे भी इंशाल्लाह हमारे दोस्त रहेंगे। दोस्ती पे कोई निगरान ये आप बहुत बड़ा एडमिशन कर रहे हैं, गिवन दैट कि ये एफिलिएशन का सबको पता है, लेकिन आप जिस तरह से इसको एडमिट कर रहे हैं, जो एडमिशन आप कर रहे हैं आपके दोस्त है सर, निगरान सेटअप के लिए सबसे बुनियादी जो चीज है वो एक बात मुकम्मल इम्पार्शियलिटी। उसकी क्या इमरान खान साहब की तस्वीरें नहीं आई है क्या? वो इमरान खान साहब ने उनके साथ वो नहीं किया? तस्वीरें होना एक अलग बात है। आप यहाँ पर बैठ के जिस तरह उसको ओन कर रहे हैं, आप पीटीआई के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं। एक मिनट बात तो मुकम्मल, देखिए हम ये वो कल कलाम को अदालत जाते हैं, चीजें आप लोगों देखें, मैं कह रहा हूँ कि हमारा ताल्लुक है, हर किसी का ताल्लुक है उसके साथ। एक मीडिया चैनल हाउस है, निगरान सेटअप का पहला बुनियादी कुलिया इम्पार्शियलिटी। आप मुझे बताएं, दोस्तियां होती हैं। आपके चैनल में आज पीटीआई के हमारे दोस्त बैठे हैं, एक मिनट वासिक साहब, एक मिनट एमएलएन के दोस्त बैठे हुए, मैं बैठा हूँ, आपके पास आपके साथ ताल्लुक आए हुए हैं ना। इस तरह बाकी पार्टियों के लोग भी आते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं कि आप कल आप वजीर आला बन जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या हम बोलेंगे हमारा ताल्लुक नहीं आपके साथ? मुझसे अगर आप पूछेंगे अगर मैं यहाँ पर होती तो मैं रिफ्यूज कर देती। नहीं, वो तो आप रिफ्यूज, क्योंकि आपके सियासी जमातों के साथ अगर दोस्तियां ताल्लुकात अच्छे हैं तो आप इम्पार्शियल नहीं। आपकी जॉब पार्ट ऑफ जॉब है आपकी। आप ये प्रोग्राम नहीं करेंगी, कैसे प्रोग्राम करिएगा? सियासी पार्टियों के साथ या लोगों के साथ ताल्लुकात प्रोग्राम कैसे करिए? दूसरी बात यह है, देखें, आप कह रहे हैं कि हम अपने पैसे बचाने के लिए, हम पैसे नहीं बचाए। आप सर्टिफाइड इलेक्शन कमीशन ने आपको सर्टिफाइड किया कि आपने लोगों के सदके, ज़कात, खैरात के पैसे कोविड फंडिंग में आप डिस्क्वालीफाई आपके लीडर 15 रुपए बकौल आपने टेलीथॉन में जमा किए थे, वो किधर गए? सारे पैसे परस्तर पे लग गए, शॉर्ट मार्च पे लग गए, या जो है आपने क्या किया उसके ऊपर अपने पब्लिसिटी में लग गए। लोग सैलाब ज़्यादा इलाके के लोग आज भी उस 15 रुपए को देख रहे हैं कि वो टेलीथॉन में आपने जमा किया कि किधर खा पी गए। आपका माजी का रिकॉर्ड जो चंदे का था वो बहुत गलत था। फिर आप देखिए रिसेंटली आपने जो एडमिट किया कि आपने आप कहते हैं शौकत खानम को पॉलिटिसाइज न करें, उधर आप शौकत खानम से पैसे निकाल के उसको उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर एक और बात आपको याद दिलाना चाहूँ, यही आपने एक प्रॉपर्टी टाइकून से रिक्वेस्ट करवाया सिर्फ जरदारी साहब से कि हमारे साथ सुलह करा लें। आप मिन्नतें करते रहे, पाँव पड़ते रहे, लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि मैंने कमिटमेंट कर ली है और मैं कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता, मैं यू टर्न वाला नहीं हूँ। हमने यू टर्न नहीं लिया। फिर आप क्यों हमारी मिन्नतें कर रहे थे सिर्फ जरदारी साहब की? और ये हम नहीं कह रहे, हम रिकॉर्ड है सारा कुछ। आपको भी पता है कि आखिर में जब सब कुछ हो गया था, जब आपसे कुछ नहीं हो रहा था, अब आप कह रहे हैं कि हम अपने आप को बचाने के लिए फिर आप हमारी मिन्नतें कर रहे थे, और हमने उसमें भी आपको एब्सोल्यूट नोट कहा था कि हम नहीं आपके साथ। वासिक कयूम साहब आपको समझे जिस तरफ ये जा रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, मैंने इनको कह दिया ने मुझे कह दिया, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि कोई तो पॉइंट होगा जिसमें हम सब कन्वर्ज होकर आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। और वो पॉइंट एक ही है जो कि है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, जिसकी बुनियाद रखनी थी आपके केयर टेकर सेटअप ने। क्या आपको मालूम है कि जब आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उसके शुरू में केयर टेकर सेटअप का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बाद में इंट्रोड्यूस इसलिए कराया गया कि उस पर एलिगेशन थी कि जो गवर्नमेंट बैठी रहती है जब वो इलेक्शन कंडक्ट कराती है तो वो फ्री एंड फेयर नहीं रहते, इसलिए केयर टेकर को लाया गया। और जब केयर टेकर को इंट्रोड्यूस कराया जाए तो उसमें एक शख्स जो हारिस स्टील मिल केस के अंदर नैब में प्ली बारगेन से 35 लाख रुपया के लगभग पैसे जमा करा के आया हो, और एक पॉलिटिकल पार्टी ये वासिक साहब ये बात आप करेंगे ना तो आपके साथ भी, आपकी पार्टी के अंदर भी, आपकी काबीना के अंदर भी, आपकी हुकूमत के अंदर बहुत से नैबज़दा लोग बैठे हुए हैं अभी तक। तो हमने उनको वज़ीर आला के नाम तो अब तो हम भेज देते ना वज़ीर आला के लिए नाम। भाई आप मेरी बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नाम हमने दिए, जो नाम हमारी अपोजिशन ने दिए, उन दोनों नामों में जमीन आसमान का फर्क है। खुदारा ऐसा ना करे कि दोनों को एक ही पलड़े में तोड़ना शुरू कर दें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसे आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन
कैसे करा सकते हैं जब एक बंदे के ऊपर इतना डिस्प्यूटेड आदमी हो और उसको आप नाम दे दें और उसको लगा दिया जाए और गॉड सेक। और उसके बाद एक और बात ही क्या हुआ, जिस शख्स ने 25 को जो लॉन्ग मार्च हमने किया, सबसे ज्यादा लोग निकले और सबसे ज्यादा 25 को जो लोगों के ऊपर शेलिंग की, उसको आपने आते ही लाहौर का चार्ज दे दिया। क्या मैसेज दिया? और गॉड सेक इन चीजों से मैं तस्वीर तौर पे कहता हूँ कि पाकिस्तान इस चीजों से नुकसान में जाएगा। खुदा न ख्वास्ता हमें मेच्योरली आपस में बैठ के फैसला करना चाहिए था कि कौन शख्स इम्पार्शियल और इलेक्शन करवा सकता है फ्री। ठीक है सर, टाइम खत्म हो रहा है। आई हैव टू टेक द लास्ट कमेंट ऑफ डॉक्टर तारिक चौधरी साहब। जी तारिक साहब, देखिए ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती है कि जिन दो नामों को आपने रिकमेंड किया बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब, उनमें तो आप कह रहे हैं सुरखाब के पर लगे हुए हैं, और जो दो नाम अपोजिशन की तरफ से दिए गए इक्वली क्रेडिबल नाम है जो लगाए गए, वो भी आज चीमा साहब भी, उसका भी आप उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं सुकेरा साहब से। सुकेरा साहब मेरे भी दोस्त है, इक्वली क्रेडिबल। आज चीमा का बैकग्राउंड उठा के देखें, बेदागबाजी है, इंतहाई एफिशिएंट ऑफिसर है, एक टॉप स्टार ब्यूरोक्रेट रहा है। ये बातें जो है ना कि आप दूसरों पे आप मड स्लिंगिंग करें, अपनों को आप जो है वो बहुत पवित्र बना के पेश करें, ये आपका हमेशा का एक दस्तूर रहा है पीटीआई का। अगर हम मेरिट पे बात करेंगे, हम बात करने के लिए तैयार हैं, साथ चलने के लिए तैयार हैं, मुल्क के लिए, कोई जाती फायदे के लिए नहीं। वो ऑप्शन शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन असेंबली में दी थी जब लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे आए थे। आज भी वो कहते हैं आए मिलके चलें, हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक चौधरी साहब। वासिफ साहब टाइम खत्म हो चुका है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब का भी शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।